हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि भारत के अंदर क्राइम बढ़ रहा है क्या, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है और इस रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स को समझने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को समझना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिजल्ट पर पहुंचने से पहले कि क्राइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, प्लीज़ उस तक बने रहिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी एक एजेंसी है जो 1986 में बनाई गई थी और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। इस पर्टिकुलर एजेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, लगभग लैग के साथ, मतलब थोड़ा सा लैग होता है इस रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी वो हमें एक फेयर आइडिया दे देता है कि एक वर्ष के अंदर या पिछले वर्ष के अंदर किस तरीके से क्राइम्स इंडिया के अंदर हुए हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम पहले डेटा देखते हैं और डेटा सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, ट्रेंड हमें ज़रूर पता होना चाहिए। कल को वो एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 पूछ सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन प्रीलिम्स से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेंस में कोट करने के लिए हो सकता है। आपकी आंसर्स की इंट्रोडक्शन, आपके आंसर्स की कंक्लूजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस डेटा को। ट्रेंड्स याद करने की कोशिश करनी है पहले कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंडली हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि वो परसेंटेज का रफली आपको पता होना चाहिए, 4%, 6%, जरूरी नहीं कि आपको 4.8% याद हो, आप अप्रॉक्सीमेट भी याद रख लें तो चलेगा। सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट विमेन का अलग से सेक्शन है, तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि कुछ सेक्शंस अलग से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्राइम अगेंस्ट विमेन ये अलग से कैलकुलेट करके बताता है, इसमें इंक्रीज हुआ है 4% का एज कंपेयर टू 2021। सो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि क्राइम अगेंस्ट विमेन CAW ये इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू 2021। जब ये क्राइम गिनता है, कैसे गिनता है, किस चीज को क्राइम मान रहा है, वो भी चीज हम लास्ट में देखेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन है, इंक्रीज हुआ है 4%, तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं। सेकेंडली मेजर ऑफेंसेस जो हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, ये आता है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। और इसमें क्या होता है, हस्बैंड या हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा क्रुएल्टी जब की जाती है वुमेन के अगेंस्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्रुएल्टी डिफाइन भी की गई है, तो एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव वुमन टू कमिट सुसाइड और कॉज ग्रेव डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, तो ये बात यहां पे बताई गई है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शन होता है। इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है, मैक्सिमम पनिशमेंट, वो 3 years तक की इंप्रिजनमेंट होती है। तो ये वाला क्राइम सबसे ज्यादा 31.4% है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा एंड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम हेयर, ठीक है। उसके अलावा हरासमेंट भी है और हरासमेंट की भी डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे टॉप नंबर पे क्राइम देखा गया है। सेकंड डेटा इज अबाउट चिल्ड्रन, तो आप चाहे सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, वहां पे डेटा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी इंक्रीज देखने को मिला अनफॉर्चुनेटली ऑफ 8.7% एज कंपेयर टू 2021। इसमें किडनैपिंग, पॉक्सो वायलेशंस, जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है, लेकिन जुवेनाइल्स की इन्वॉल्वमेंट केसेस के अंदर कम है। जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट मतलब द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम इज ऑल्सो जुवेनाइल, उसको भी जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा और वो थोड़ी सी कम हुई है, जो चलो अच्छी बात है। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, तीसरी कैटेगरी आ गई सीनियर सिटीजन, तो जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, SC ST, उनके खिलाफ क्राइम को ये स्पेशली डॉक्यूमेंट करता है। और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स भी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इनफैक्ट 10% के आसपास आ गया है, 9.3% इंक्रीज देखा गया है एज कंपेयर टू 2021। इसमें कंपैरिजन होता है पिछले साल से। और अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट भी इंक्रीज हुआ है 13.1%।
शेड्यूल्ड ट्राइब के अगेंस्ट क्राइम्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है 14.3%। ऐसा कहा जा सकता है कि क्योंकि इससे पिछला ईयर जो था एक कोविड ईयर था और कोविड की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स पुलिस तक नहीं पहुंची थी, इसलिए भी शायद ये नंबर इन्फ्लेटेड हो। तो जो ये डेटा है, ये डेटा आपको फाइनल ट्रू पिक्चर नहीं देता है, ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एंड में इसके तथ्य भी दूंगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, अपार्ट फ्रॉम विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि सुसाइड्स का नंबर भी या सुसाइड्स का भी इंक्रीज 4% देखा गया है। एंड दिस इज अ वरिंग ट्रेंड। यूपीएससी भी इसके ऊपर मेंस में सवाल पूछ चुका है सोसाइटी के अंदर। तो सुसाइड्स का ट्रेंड इंक्रीज हुआ है, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सुसाइड्स है फैमिली रिलेटेड, फैमिली इश्यूज रिलेटेड, फैमिली प्रॉब्लम्स रिलेटेड सुसाइड, नॉट इकोनॉमिक बर्डन बट फैमिली इश्यूज रिलेटेड। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी इंक्रीज हुआ है, फ्रॉड वगैरह या मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। एनिमल अटैक जो आप देखते रहते हो इधर मीडिया वगैरह में, तो आपके पास अभी अपने दोस्तों से बात करने का पॉइंट भी है कि एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि 19% जो है एनिमल अटैक देखे गए हैं। और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब आप बात कर रहे होगे, ओवर देयर ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट दिस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और अच्छी रिपोर्ट है कि आपके मेंस के आंसर को बहुत अच्छे से सप्लीमेंट कर सकती है। साइबर क्राइम में आपको इंक्रीज देखने को मिला है 24%। तो जब आपसे डिजिटल इंडिया के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, जब आपसे इंडिया की साइबर सिचुएशन के बारे में सवाल पूछा गया था, रेडीनेस के बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो वहां पे आप ये बात बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, जो ये डेटा आप देख रहे हो उसका टेबल बना दो और 2022 का डेटा लिख लो। तो 10-12 एंट्री होंगी, उससे ऊपर एंट्री नहीं होगी। अगर ये याद रहेगा और आंसर्स में लिख लोगे तो आंसर्स बेहतर होंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, इसका मतलब क्या है कि जैसे सेडिशन के तो अब नए केसेस आए नहीं हैं 5 मई 2022 के बाद से, और यूआपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन केसेस जैसे केसेस जो है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। कुछ ऑफेंसेस में डिप भी हुआ है, कुछ ऑफेंसेस में कमी भी देखी गई है। वो इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस थी और अब वो रिस्ट्रिक्शंस लाइट कर दी है। तो जब हैवी रिस्ट्रिक्शंस थी तो बहुत ज्यादा लोग उन रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट कर रहे थे। ओवरऑल क्राइम रेट भी यहां पे कैलकुलेट किया गया है। ओवरऑल क्राइम रेट इन इंडिया has marginally decreased from 7% to 6.9%. That means after all these individual statistics of increase, you cannot give a blanket statement कि क्राइम इंडिया में बढ़ रहा है। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस डेटा में कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, इसको समझना है तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ समझना है। एनसीआरबी की बात करें तो एनसीआरबी 1986 में बनी थी। इट वॉज मेड अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स। और ये बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग और सेंट्रल रिपोजिटरी के लिए है, क्रिमिनल डेटा को कलेक्ट करने और स्टोर करने के लिए है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जितना भी फिंगरप्रिंट डेटा होता है जिसमें इंटरस्टेट आपको क्रिमिनल्स को ढूंढना होता है, ट्रैक करना होता है, उसमें एनसीआरबी का डेटा बहुत ज्यादा काम आता है। अपार्ट फ्रॉम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट वो और भी कई रिपोर्ट्स बनाता है, जैसे प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ये रिपोर्ट्स भी एनसीआरबी द्वारा बनाई जाती है। इससे पहले कि मैं आपको रीजंस बताऊं, एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारे संभव 2.0 यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के क्रैश कोर्स का तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। ये बैच 8 जनवरी से शुरू होगा। ये बैच 15% ऑफ पे आपको प्रोवाइड हो रहा है इस टाइम पे, और इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा अलॉन्ग विद स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। लाइव क्लासेस के थ्रू सिलेबस कवरेज मिलने वाला है और इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एंड देयर विल बी एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस फॉर सीसैट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे, सीसैट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोड CRASH3। तो if interested then please enroll, call at the number, helpline number, or go to the email ID. Now secondly we need to discuss about NCRB report में ये जो हमने देखा, ये चीजें देखी, ये डेटा देखा, इस डेटा में
कैसे हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। देखिए एनसीआरबी जो ये रिपोर्ट निकालता है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, वो कैसे निकालता है? वो अपनी कोई सर्वेइंग नहीं करता, अपना कोई प्राइमरी डेटा नहीं क्रिएट कर रहा है, वो पुलिस स्टेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से कलेक्टेड डेटा को कलेक्ट करता है बस। तो इसका मतलब कि 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस फोर्सेस से वो डेटा कलेक्ट करता है, और 53 सिटीज का, शहरों का अलग से डेटा कलेक्ट करता है। वो 53 सिटीज जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, मिलियन प्लस सिटीज भी इनको कह सकते हो। और इंफॉर्मेशन जो यहां पे एंटर की जाती है वो स्टेट यूटी पुलिस के द्वारा की जाती है, पुलिस स्टेशन लेवल से। तो इसका मतलब इसकी वेरिफिकेशन या वैलिडेशन नहीं हो रही है, इसकी वेरिफिकेशन या वैलिडेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो रही है। तो डेटा कैसे आता है? हर पुलिस थाना अपना एक डेटा मेंटेन करता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा में ऐड होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का सारा इकट्ठा होकर डेटा स्टेट लेवल पे आता है, और फाइनली वो एनसीआरबी के पास पहुंचता है। सो ऑफ कोर्स इन दिस डेटा, मल्टी स्टेज डेटा रिपोर्टिंग, देयर माइट बी सर्टेन अप्स एंड डाउन्स, कुछ इधर उधर हो सकता है। सेकेंडली, अगर हम देखें कि ये जो क्राइम्स है, ये क्राइम रिपोर्टिंग की बात हो रही, मतलब जब एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कुछ ऑफेंसेस लिखे जाते हैं, उस ऑफेंसेस के बेसिस पे ये डेटा आया है। दिस पर्टिकुलर क्राइम्स और दिस पर्टिकुलर ऑफेंसेस मे नॉट टर्न आउट टू बी एक्चुअल क्राइम्स, एक्चुअल कन्विक्शन हो सकता है अदालत में ना हो उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ एफआईआर है। तो ये जो रिपोर्टिंग के ऊपर आधारित है ये डेटा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि फाइनल जो चार्जशीट है वो क्या है। ठीक है, तो एनसीआरबी रिपोर्ट अंडरलाइंस दैट द डेटा रिकॉर्ड द इंसिडेंस ऑफ द रजिस्टर्ड क्राइम एंड नॉट द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द क्राइम, क्योंकि एक्चुअल अकरेंस जो क्राइम की होगी वो तो तभी असर्टेन हो पाएगी जब जजमेंट आ जाएगी कोर्ट की। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए चार्जशीट बनाने की बात आती है कि कौन से क्राइम्स में एफआईआर आ गई, वो तो ठीक है, वो तो आपने ऑफेंस मान लिया, लेकिन चार्जशीट किस में फाइल की गई है, वहां पे सबसे ज्यादा आईपीसी के अंडर चार्जशीट केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में फाइल की गई है। क्या ये मान लिया जाए कि इस परसेंटेज के हाई होने की वजह से केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में ज्यादा क्राइम होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। It can show a increasing trend. It does not show that it is a crime. It is having a lot of crime, because most of the crimes here depend upon कि कितने crime report हो रहे हैं। और in fact अगर हम 2012 के बाद के रेप केसेस की बात करते हैं या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस की बात करते हैं, तो 2012 में निर्भया केस के बाद नंबर ऑफ the crimes committed against women have shown an increase, but that may not be reflective of actual increase. Why? Because वहां पे रिपोर्टिंग सख्त हो गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी इंक्रीज कर दी, अर्लियर एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रहे थे वो, तो ये इंक्रीज थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसके अलावा देर इज एक्नॉलेजमेंट दैट द डेटा इज बेस्ड ऑन सर्टन लिमिटेड information available from the police station, information available from the police station to the district, then to the state। तो इस इंफॉर्मेशन में कई बार थोड़ा डेटा आपको क्लियरली पिक्चर नहीं दिखा सकता है। तीसरी चीज जो आपने समझनी है कि एनसीआरबी प्रिंसिपल ऑफेंस रूल फॉलो करता है, मतलब किसी कंप्लेंट में या किसी एफआईआर में 4 ऑफेंसेस लिखें, ठीक है, तो जिस ऑफेंस की सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी उस एफआईआर के अंदर सिर्फ वही दर्ज किया जाएगा एज अ क्राइम, बाकियों को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कई बार प्रिंसिपल ऑफेंस की वजह से जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं वो लिस्ट आउट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मर्डर विद रेप इज नॉट काउंटेड एज रेप, इट इज काउंटेड एज मर्डर ओनली। तो इसी वजह से अंडर काउंटिंग रिपोर्ट हो सकती है ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। Last but not the least, you need to understand that sometimes something being reported as a suicide or something being reported as a particular crime may not be the actual reflection on reality। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है कभी, तो आपने जेडी डगलस और एटकिंसन इन सब के स्टडीज देखी होगी अबाउट सुसाइड। ठीक है, तो सुसाइड के बारे में सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कॉरनर होता है, जो कॉरनर यानी कि जो व्यक्ति फाइनल पोस्टमार्टम करता है, वो व्यक्ति कुछ सवाल जवाब करता है। ही आस्क्स द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो he inspects the body for signs of suicide।
ठीक है, तो वो इंस्पेक्ट करता है, देखता है कि हाँ स्ट्रैंगुलेशन है नेक में या कहीं पे, तो हम उसको सुसाइड की तरह कैटेगराइज कर देते हैं. ऑल्सो द ऑफिसर विच इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही आस्क्स सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फैमिली. ही आस्क्स सम क्वेश्चंस कि फैमिली में क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्या ये बहुत दिनों से परेशान रहते थे, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है और अपना प्रोफाइल बना लेता है कि ये जरूर सुसाइड होगा. तो समटाइम्स it is depending on how you are reporting that particular crime. So a policeman or a policewoman who visits the suicide spot talks to the members of the dead family and then the reason of suicide is recorded, but maybe there is some other reason. तो इसीलिए कुछ रिपोर्टिंग, ये जो रीजन वाली रिपोर्ट है कि इस वजह से सुसाइड किया या इस वजह से, ये भी सब्जेक्टिव होती है, इसलिए इसे भी पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए. लेकिन ऑल इन ऑल क्योंकि एनसीआरबी है तो आपने एनसीआरबी लिख देना है और उसके डेटा को साइट कर देना है. इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त. धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में.